हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। हमारी इशू के वीडियोस की सीरीज़ चल रही है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस। इस चैप्टर में से मेरे को एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, जो है इसकी नीड्स या इम्पोर्टेंस। यही एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछी गई हैं, तो मैंने सिर्फ जस्ट इसका एक ही टॉपिक की कवर अप किया है और मैं आगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और चैप्टर तो हम करेंगे भी नहीं। ठीक है जी, हमारे चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचाएं। ठीक है गाइज, अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर गाइज आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है जी, तो आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस का मीनिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस होता क्या है। हमें नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि बाहर कहीं फाइनेंस, बाहर से कहीं आएगा इंटरनेशनल फाइनेंस, ऐसा ही कुछ आइडिया आ रहा है ना। ठीक है, तो हम रीड करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल फाइनेंस इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल फाइनेंस ऐसा एरिया है फाइनेंशियल इकोनॉमिक का जो कि दैट डील विद मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, जो कि डील करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है जी, कंसर्निंग टॉपिक्स सच एज एक्सचेंज रेट, कोई एक्सचेंज रेट हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वाले डायरेक्टली हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके ऊपर भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, इसके बाद आपको वही चैप्टर की मैं वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है जी, और गाइज एक और बात आपको बताना भूल गई कि हमने मोस्टली जो यूनिट सेकंड है उसके भी 3 या 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर में से क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं, और जो यूनिट 1 है इसके भी हमने एक मेक इन इंडिया कर लिया है और अब हम ये फाइनेंस वाला कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक फॉरेन डायरेक्ट करवा दूंगी, तो हमारा मोस्टली सिलेबस इसका भी कवर अप है इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आप ये मत सोचना कि सिलेबस कवर अप नहीं है, तो जितना हमने किया है सफिशिएंट, आपको पेपर में आंसर मिलेंगे इसके भी। ठीक है जी, तो आपको बस जितना किया है उतना सफिशिएंटली याद कर लो और करने के बजाय। ठीक है, तो हम आगे रीड करते हैं, कहाँ पे हमने पढ़ा था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तक हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। इट हेल्प द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन डीलिंग विद द क्रॉस बॉर्डर। ठीक है जी, यह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को हेल्प करता है ताकि ये क्रॉस बॉर्डर, मतलब जैसे हमने पाकिस्तान के साथ कोई डील करनी है, या क्रॉस बॉर्डर जैसे बॉर्डर से बाहर जम्मू कश्मीर हो गया, ये चीज़ें बॉर्डर से बाहर है ना, तो अगर हमने उनके साथ कोई डील करनी है तो उसमें ये हमारी हेल्प करता है इंटरनेशनल फाइनेंस। ठीक है जी, ये तो इसका छोटा सा मुन्ना सा मीनिंग कर लिया हमने। अब हम करेंगे इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन पेपर मतलब डीपीटी में देखा है, एक बार आया हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है नीड्स बताओ जी, दूसरी बार पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस बताओ जी, तो दोनों सेम ही होते हैं। तो हमने एक ही प्रिपेयर किया है, तो आप कर लेना अगर अच्छा लगा तो। ठीक है जी, पहला है इसकी नीड या इंपॉर्टेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट फंड। हमें अवेलेबिलिटी हो जाती है लो कॉस्ट के फंड्स की। कैसे? रेजिंग फंड्स फ्रॉम फॉरेन कैपिटल मार्केट, अगर हम अपने फंड्स को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं फॉरेन कैपिटल मार्केट से थ्रू एडीआरएस या जीडीआरएस, ठीक है जी, या एफसीसी भी इन्वॉल्व, इसमें कॉस्ट कम होती है। ठीक है, अगर हमें अपने फंड्स को बढ़ाना है ना, जैसे कहीं इन्वेस्ट करके जो करते हैं तो हमें साथ में प्रॉफिट मिलता है या कुछ मिलता है, तो अगर हमें अपने फंड्स को इंक्रीज करना है थ्रू दिस फॉरेन कैपिटल मार्केट्स तो हम कर सकते हैं, और इसमें हमें कॉस्ट भी लेस लगती है इंटरनेशनल फाइनेंस में। ठीक है जी, देन नेक्स्ट क्या लिख रखा है, इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो देखो लिख रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज हाई। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, बट नेक्स्ट पॉइंट में देखो, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंस का क्या काम है, क्या काम है इसका, वन कंट्री टू अदर कंट्री। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बोला है हमने, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है ना उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, हाई होता है शेयर्स के ऊपर, बट जो इन डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इंटरेस्ट रेट इज लो एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज ऑल्सो लो।
और जो उनका एक्सपेक्टेड रेट होता है और जो शेयर्स का इंटरेस्ट होता है दोनों ही लो होते हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, इट हैज प्रमोट दी कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, ये प्रमोट करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को, जैसे लाइक इंडिया टू रेज फंड्स फ्रॉम इंटरनेट, जैसे कि इंडिया की इन्होंने हेल्प की इंटरनेशनल फाइनेंस ने कि ये अपने फाइनेंस मार्केट को रेज कर सके, मतलब हमारे पास हर कंट्री की करेंसी अवेलेबल होती है अब, ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस का, बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, मतलब अपने फंड्स का बेटर एलोकेशन करना, ठीक है, अलग अलग तरीके से बांटना, एलोकेट करना अपने फंड्स को। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम, जैसे देखो क्या लिख रखा है, अब हमारी हेडिंग थी बेटर एलोकेशन ना, तो अब देखो इजी फ्लो ऑफ कैपिटल from one nation to other nation has helped the global investor to allocate their fund in such markets where expected rate of returns is higher। जो easy flow है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस की वजह से जो हमारी कैपिटल का फ्लो है वन नेशन से अनदर नेशन में वो बहुत इजी हो गया है, तो ये हेल्प करता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर है या इंडिया का ही है तो उनको हेल्प करता है टू एलोकेट देयर फंड्स, तो कि वो अपने फंड्स को इस तरह से एलोकेट कर सके सच मार्केट वेयर एक्सपेक्टेड, जहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वहाँ पे वो फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको वापस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रेट ऑफ रिटर्न जो रिटर्न में मिलेगा वो हायर होएगा, ठीक है जी। द ग्लोबल इन्वेस्टर कैन अवेल दी बेनिफिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इसका बहुत बेनिफिट हुआ है, ऑफ ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन ऑफ देयर फंड्स टू मिनिमाइज रिस्क, जिसकी वजह से उनका रिस्क कम हो गया है, मिनिमाइज हो गया है, ठीक है, और रिटर्न्स जो उनको वापस मिलता है वो ज़्यादा हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया है, मैक्सिमाइज होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमाइज कम से कम, ठीक है जी, उनका रिस्क कम हो गया है और रिटर्न ज़्यादा हो गया है, बेटरली एलोकेट हो गया है एक तरह से हमारा फंड, ठीक है जी, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ग्लोबल टाई, स्ट्रेंथ ग्लोबल टाई क्या है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है ये स्ट्रेंथ बन गया है ग्लोबल के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। व्हेन फंड्स फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे फंड्स फ्लो कर रहे हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, द रिलेशन अमंग दीज कंट्रीज स्ट्रेंथ, जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेंथ रिलेशन बनाना, ये उन दोनों की स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है जी। इट नॉट ओनली इम्प्रूव इकोनॉमिक रिलेशन बट ऑल्सो स्ट्रेंथ पॉलिटिकल रिलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, इसने सिर्फ इनके इकोनॉमिक आपसी संबंधों को ही ठीक नहीं किया है बल्कि जो पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स में भी जो इनके इश्यूज थे वर्ल्ड में जो वो भी ख़त्म कर दिए हैं इंटरनेशनल फाइनेंस ने, ठीक है जी। द नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम क्या है एक्सचेंज रेट में, इंटरनेशनल फाइनेंस हेल्प इन ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट थ्रू फ्लो ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फाइनेंस है जो हमारा वो हेल्प करता है, इंटरनेशनल फाइनेंस हेल्प इन ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट थ्रू फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन, एक नेशन से दूसरे नेशन में, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम को उन्होंने सेटअप किया है, ठीक है, फंड को उन्होंने पूरा सेट कर दिया एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, फंड्स फ्लो फ्रॉम सरप्लस नेशन टू डेफिशिएंट नेशन, जो फंड्स का फ्लो होता है, ठीक है, जिन नेशंस की कंट्रीज की, ठीक है जी, प्रॉफिट ज़्यादा है उनसे फंड्स मतलब दूसरी कंट्रीज में डेफिशिएंट जिनमें कम है उनमें जाता है, ठीक है जी। जिन कंट्रीज में उनका फंड्स कम होता है ना, जो डेफिशिएंट नेशंस होते हैं, लॉसेस में चल रहे होते हैं, और जो कंट्रीज जिनके पास ज़्यादा फंड्स होता है वो उनको दे देते हैं, ठीक है जी। फंड्स फ्लो फ्रॉम सरप्लस, ठीक है, प्रॉफिट गेन करने वाले नेशन से डेफिशिएंट नेशन जिनके पास लॉस जा रहा है उनको चला जाता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है जी। इट हेल्प्स द डेफिशिएंट नेशन इन गेटिंग इंक्रीज, ये हेल्प करती है डेफिशिएंट नेशन की कि गेटिंग इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, कि वो अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज कर सकें, विच इन टर्न हेल्प टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बदले में हमारी हेल्प करता है कि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशंस को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है जी। एंड देयर बाय हेल्प टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, और अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर पाएँ, ठीक है जी, जिससे हम करेंसी जैसे एक्सचेंज वगैरह करके इजीली प्रोवाइड कर पाएँ किसी को भी,
ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल होएगी तभी हम किसी को प्रोवाइड करेंगे ना। तो हमारा रिलेशन बाहरली कंट्रीज़ के साथ इतना अच्छा हो गया है कि हम करेंसी अवेलेबल है हमारे पास हर कंट्री की, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस क्या है, एक्सपेंडिंग टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया है। इसमें क्या है कि जो न्यू नॉलेज होती है जो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है उनको हमने अपनी कंट्रीज़ में लाया। देखो कैसे, क्या लिख रखा है, द मैरिज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है जी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैरिज कर दी इन्होंने, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। मैरिज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्टिंग इन क्रिएटिंग अ टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों की मैरिज करने से इनके पास एक टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आया, ठीक है। इन्होंने क्रिएट किया टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलो मैसिव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू मटीरियलाइज ऑनलाइन विद इन अ मिनट, जिसकी हेल्प से, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विद इन अ मिनट होने लगी। फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स है वो विद इन अ मिनट होने लग गई इसकी हेल्प से, टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। और ये कैसे आया, कम्युनिकेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैरिज करने से, दोनों को कंबाइन कर देने से ये पैदा हुआ टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से, ठीक है जी, हमने हमारी ट्रांजेक्शन विद इन अ मिनट होने लग गई, ठीक है। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट। Development of the technological front has also had the impact of people in one part of the world becoming aware about the demand and services। जो ये डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में, ठीक है जी, इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर भी पड़ा है, ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑफ द पीपल इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से लोग, वर्ल्ड बिकमिंग अवेयर, लोग अवेयर हो गए हैं कि किस चीज़ की डिमांड है, किसकी सर्विसेज हो रही हैं, ठीक है जी, उसके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है, दिस हैज़ क्रिएटेड ग्लोबल डिमांड विच हैज़ रिजल्ट इन इंक्रीज इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसकी वजह से, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी हमारी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। दिस हैज़ क्रिएट ग्लोबल डिमांड विच हैज़ रिजल्ट इन इंक्रीज इंटरनेशनल बिजनेस, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल बाहर के लोगों के साथ भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होने लग गई हैं, ठीक है जी। देन लास्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल कंज्यूमर एंड ग्लोबल कंपटीशन। बाहर के मतलब कंट्री के ही कस्टमर्स और वहाँ पे हमारा कंपटीशन कैसे है। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड मेड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, सिमिलर अक्रॉस कंट्रीज। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है जी, उसकी वजह से कस्टमर्स की न्यू एक्सपेक्टेशंस भी हुई हैं, ठीक है। जैसे बाहर की कंट्री की, सिमिलर अक्रॉस कंट्रीज की लोगों की, कस्टमर्स की डिमांड है या एक्सपेक्टेशंस है, उसी अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के लोगों की भी होगी है, ठीक है जी। दीज कंज्यूमर्स आर अवेकड, मतलब जागरूक, कस्टमर अपनी राइट्स के लिए जागरूक हो गए हैं। वेक टू दी पॉसिबिलिटीज फॉर नेवर बेटर एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमर्स इतने जागरूक हो गए, उनको पता चल गया कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट की वजह से द फर्म्स आर लेफ्ट नो ऑप्शन बट टू, इसकी इन डिपार्टमेंट्स के मतलब डेवलपमेंट की वजह से फर्म्स के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं रहता अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के अलावा, वर्ल्ड वाइड लेवल पे करने के अलावा, क्योंकि अगर हम जहाँ पे हैं सोचें कि वहीं पे हमारे पास ग्राहक आते जाएंगे तो ये बात गलत है, नहीं आएंगे। इसलिए आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर इंसान अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सपैंड करना चाहेगा ताकि उसके पास पूरे वर्ल्ड से कस्टमर्स आएँ, ठीक है जी। क्योंकि ये मतलब कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है और ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं इनकी वजह से जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्म्स जैसे यहाँ पे दे रखी है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं लेफ्ट बचता कि वो इसको ध्यान दें कि अब कि उनको कस्टमर नहीं आ रहे तो चुपचाप बैठे रहे, उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा और उन्होंने लिया भी। नो ऑप्शन बट टू एक्सपैंड, उनको एक्सपैंड कर दिया अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है जी गाइस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे तो हमने पूरी तरह से आपको समझाया है, आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया है। तो ये हमने एक ही क्वेश्चन करना था इस चैप्टर में से। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं आपको FDI और FPI में करवाऊंगी डिफरेंस वगैरह या जो जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बनता है। तो नेक्स्ट चैप्टर वही वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।